हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म होने वाला है और दोस्तों 31 मार्च 2025 के पहले आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपकी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी आईटीआर को जब फाइल करेंगे तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आईटीआर में हमें डालनी होगी उसको हम डाल देंगे, अपनी इनकम डिक्लेयर कर देंगे और हमारी आईटीआर फाइल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उस वक्त आपको हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे करना पड़ सकता है। तो यदि आप 31 मार्च 2025 के पहले ये काम कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारा अपना इंटरेस्ट और पेनाल्टी आप सेव कर पाएंगे। नंबर 1 यहाँ पे है सबमिट द प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसे लोग जो कि सैलरीड क्लास के एम्प्लॉई हैं या फिर जो पेंशनर हैं जिनका की पेंशन एक टैक्सेबल लिमिट के बाद क्रॉस कर जाती है, ऐसे लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट की प्रूफ 31 मार्च 2025 के पहले सबमिट करनी है। तो ये जो प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसे टैक्स पेयर जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाता है और न्यू टैक्स रेजिम में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको अवेलेबल हैं, अदरवाइज आपके मैक्सिमम डिडक्शंस यहाँ पे कवर्ड है। इसलिए ये प्रूफ आपको सबमिट करना है। देखिए, जब आप ये प्रूफ उसको सबमिट करेंगे तो वो जब अपनी टीडीएस रिटर्न को फाइल करने जाएगा तो उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट की प्रूफ आप दिए रहेंगे इस अमाउंट को आपके इनकम में से एडजस्ट करा देगा और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इनफैक्ट आपकी टीडीएस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 80C का। नॉर्मली 80C में आप जैसे पीपीएफ में पैसा डालते हैं, एनएससी करते हैं या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, या फिर एलआईसी में आपका इन्वेस्टमेंट है, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस में आप करते हैं, यदि आपने होम लोन का रीपेमेंट किया हुआ तो इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट। इस प्रकार के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दोस्तों, इसका 80C में आपको डिडक्शंस मिल जाता है। तो आप इसका जब प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को देंगे तो वो आपके इनकम में से उसको एडजस्ट करा देगा। इसी तरीके से यदि कोई पर्सन नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 80CCC 80CCD1 में उसको डिडक्शन मिल जाता है, इसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं। इसके बाद एनपीएस में यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, वो एनपीएस में खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाता है। तो यदि एनपीएस में खुद का कंट्रीब्यूशन है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, तो ये डेटा तो आपके एम्प्लॉयर के पास अवेलेबल होता है तो वो इसका क्लेम आपको करवा देता है, ठीक है, 80CCD1B में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D में आपको मिल जाता है। डिसेबिलिटी के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराते हैं तो 80DD में मिलता है, इसका भी प्रूफ आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेसिफाइड डिजीज सेक्शन 80DDB में है, उसके लिए यदि आप मेडिकल खर्च करते हैं तो इसका प्रूफ आपको देना होता है। एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं 80E में, इसकी बेनिफिट आपको मिल जाती है। यदि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है लोन पे और उसका इंटरेस्ट आपने पे किया तो 80EEB में आप इसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं, इसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं। इसके बाद हाउस रेंट पेड 80GG में, इसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया हो तो 80GGC में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद 80U में डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट ओन, आप खुद का यदि डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो इसका भी प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, यदि कोई मकान आपने लोन पे लेकर के आप कंस्ट्रक्शन करवाए हुए उसका इंटरेस्ट आप पे करें तो इसका सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे केसेस में आप अपने एम्प्लॉयर को जब 31 मार्च के पहले आपने, इसमें से कोई भी केस आपका हो सकता है, इसका यदि आप प्रूफ उसको सबमिट करेंगे तो वो आपके टीडीएस में काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयर से एक प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 भी मांगना है और इस फॉर्म 16 को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है फॉर्म 26AS से AIS-TIS से, कि आपके फॉर्म 16 में जो प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 उसमें जो भी इनकम की डिटेल्स जो आपने प्रूफ दिया है उसके डिडक्शन की डिटेल्स, एग्जेम्पशन डिटेल्स, सब कुछ आपको इस प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 में मिल जाता है कि आपने जो भी प्रूफ दिया क्या आपके एम्प्लॉयर ने उसको लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है। तो आपको इसको चेक करना है, ठीक है। और जब आप इसको 26AS AIS-TIS क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी आपकी इनकम की डिटेल, डिडक्शन की डिटेल्स रिपोर्ट हो चुकी है।
जिससे कि आपको ITR फाइल करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बहुत सारे लोग जो कि 31 मार्च 2025 के पहले तक अपने इन्वेस्टमेंट की प्रूफ को सबमिट नहीं कर पाते। वैसे आपको ये काम आप कर देंगे तो आपका काम आगे चल के बहुत आसान होने वाला है, लेकिन बाई चांस आपका छूट गया, कोई भी डिडक्शन 80C से 80U तक में आपका है, आपके पास प्रूफ अवेलेबल है, छूट गया तो आप ITR फाइल करते समय भी उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे उल्टा काम कर रहे हैं, लोग अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट की प्रूफ सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय या तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है और वो फेक रिफंड यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। डिडक्शंस के अमाउंट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। अब जैसे 80C में किसी का इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपये का LIC का, और वो 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम क्लेम कर रहा है। 80DD हो, 80DDB हो, 80D हो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फेक रिफंड क्लेम करने के लिए इस तरह का डिडक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वो इतना अब स्ट्रांग हो चुका है कि आपके द्वारा इन फेक रिफंड को बहुत इजीली वो डिटेक्ट कर ले रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस भी ऐसे लोगों को रिसीव हो रही है। अभी आप रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 90,000 एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है जिन्होंने कि पास्ट के ईयर्स में फेक TDS रिफंड क्लेम किया हुआ है, और उनको नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट की जाती है, आपकी सैलरी की, पेंशन की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वो उस इन्फॉर्मेशन को आपके द्वारा दिए हुए इनकम टैक्स रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन इनकम डिडक्शंस की उसको मैच करता है। यदि वहाँ पे मिसमैच दिखती है तो फिर लोगों को नोटिस रिसीव होती है। तो यदि आपको इनकम टैक्स के इस जंजाल से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, नोटिस से बचना है, तो दोस्तों इस तरीके के काम आप ना करें। 31 मार्च के पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें। और नेक्स्ट यहाँ पे TDS सर्टिफिकेट फॉर रेंट, FD एंड RD। यदि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी आपने FD RD करा रखा है तो ऑफकोर्स जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का जो TDS होगा वो तो आपको अप्रैल, मई, जून तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दिसंबर तक का जो है उसका आप TDS सर्टिफिकेट आप बैंक, पोस्ट ऑफिस में जाके रिसीव कर लें। कोई रेंटल इनकम हो रही है तो जो टेनेंट है उसने TDS काट रखा है, ठीक है, तो उसका भी सर्टिफिकेट उससे मांगना है। यदि वो दिसंबर तक का रेंट पे TDS जमा कर चुका है तो उससे आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रॉस चेक करना है 26AS, TIS और AIS कि आपका जो भी TDS कटा है क्या वो इस यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ठीक। जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च का, ये आपको नहीं दिखेगा, ये तो आपको नेक्स्ट मंथ ही देखा, लेकिन इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो भी TDS कट रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप 31 मार्च तक आप ये सर्टिफिकेट जरूर डिमांड करें, जिससे कि आपके ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई हो सके। एडवांस टैक्स जो कि आप एक एस्टिमेटेड अपनी जो भी इनकम होती है वो आप ड्यूरिंग द ईयर अपना पता लगा लेते हैं कि पूरे एक साल में आपकी कितनी इनकम आ रही है, और उस पर आपका टैक्स भी एक निकल जाता है एस्टिमेटेड बेसिस पर। तो ये एडवांस टैक्स का रूल ये कहता है कि यदि आपकी टैक्स पूरे एक साल में 10,000 के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, और ये एडवांस टैक्स आपको 4 बार में साल भर में पे करना होता है। जून मंथ में, सितंबर में, दिसंबर में, और मार्च के महीने में, वो भी 15 मार्च तक। इनफैक्ट आप 31 मार्च तक भी इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एडवांस टैक्स ऐसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो बिजनेस क्लास के पर्सन है, उन्होंने अपने टैक्स एस्टिमेट कर लिए। सेक्शन 44 AD हो गया, फिर सेक्शन 54 ADO हो गया, जिसमें यदि आपने कोई एस्टिमेशन किए तो आप इसको पे कर सकते हैं। दूसरा, सैलरी और पेंशनर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सैलरी क्लास के आप एम्प्लॉई हैं तो आपके बहुत सारे इनकम ऐसे होते हैं जो कि सैलरी के अलावा है। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में कर रहे हैं, रेंटल इनकम आपको हो रही है, अदर सोर्सेज की इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी इनकम तो आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते, ठीक है। तो आप इन इनकम को अपनी सैलरी की इनकम में ऐड करिए, ऐड करके आप पता लगाइए कि आपका टोटल कितना जा रहा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, ठीक है। और जो सैलरी का जो डिटेल्स है वो तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा जाएगा, उसमें तो जितना TDS आपका कट रहा है, जो डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हैं, माइनस करने के बाद आपका टैक्स वहाँ दिख जाता है, ठीक है।
जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करिए, आप चेक करिए कि आपका एडवांस टैक्स बन रहा है तो उसको आपको पेमेंट करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि यदि आप एडवांस टैक्स पे नहीं करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं, सोचते हैं कि जब ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम ही जो कुछ भी आएगा वो हम पे कर देंगे। रूल ये कहता है कि 90% के ऊपर तक आपका एडवांस टैक्स पेड होना चाहिए। यदि आप 90% के नीचे या फिर आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया तो ITR फाइल करते समय आपको इंटरेस्ट पे करना होता है 234B 234C सेक्शन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपका हो जाए। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप एडवांस टैक्स का पेमेंट आप कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये है अपडेटेड ITR। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिनका फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ITR, जिसका असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो 21-22 असेसमेंट ईयर की ITR यदि आपकी अभी तक फाइल नहीं हुई है तो आप 31 मार्च 2025 तक इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बजट 2025 में अनाउंसमेंट किया गया कि आप अपनी अपडेटेड ITR को मैक्सिमम 4 ईयर्स तक आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो पेनाल्टी इंटरेस्ट था वो भी आया था उसके साथ, ऐसा नहीं कि फ्री में आया था वो। ठीक है, तो पहले ये रूल था कि केवल 2 साल तक ही आप इसको फाइल कर पाते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट ईयर फाइल कर देंगे, तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 60% का टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना होगा। वैसे भी आप ITR यू फाइल करेंगे तो आपको टैक्स तो पे करना ही है, तभी आप इसको फाइल कर पाएंगे। रिफंड वगैरह के लिए आप इसको फाइल नहीं कर सकते, या नील की ITR के लिए भी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको टैक्स तो देना है, उस पर भी आपको 50% का एक्स्ट्रा टैक्स, जिसको एडिशनल टैक्स कहते हैं, पेनाल्टी आप मान लीजिए इसको। ठीक है, तो आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर लीजिए। यदि आप 26 में जाएंगे तो फिर 60% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपको 26 AS, AIS और TIS अपना चेक करना है। 31 मार्च तक आपके इस प्रॉपर 26 AS में क्या क्या इनकम रिपोर्ट की गई हैं और उस पर कितना TDS कटा है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि इनकम टैक्स रिटर्न में आपको क्या क्या इनकम इम्पॉर्टेंट है लेना। क्योंकि यहाँ पे जो भी इनकम आपकी आएगी वो इनकम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इनकम आती है उसमें से कुछ इनकम को वो लोग छोड़ देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि उनको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आ जाती है। तो आपको ये सब बचना है तो आप 31 मार्च तक अपनी डेटा को प्रॉपर तरीके से चेक करें और जो भी काम आपको करना जो मैंने बताया उसको आप कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको फ्यूचर में चल के दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।